ना थके हैं हम, ना हमारी हिम्मत हारी है, ना थके हैं हम, ना हमारी हिम्मत हारी है। यूनिट 1 को क्लियर करने की अब मेरी बारी है, यूनिट 1 को क्लियर करने की अब मेरी बारी है। चार्ज से लेके फ्लक्स तक, चार्ज से लेके फ्लक्स तक पानी पानी कर देंगे हम, चार्ज से लेके फ्लक्स तक पानी पानी कर देंगे हम। यूनिट 1 का आज ये ऑनलाइन क्लास आप लोगों का यादगारी कर देंगे हम, यादगारी कर देंगे हम। तो इसी जोश के साथ स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट 1 का थर्ड क्लास। और इस क्लास में हम किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं उनका भी थोड़ा इंट्रो देते हैं आपको, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि घर्षण आप कैसे कर सकते हैं। कोई भी पदार्थ में जैसे आप घर्षण करते हैं तो उस पे कौन कौन सा पदार्थ पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन कौन सा पदार्थ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और आप आवेशित कितने तरह से कर सकते हैं कोई भी वस्तु को, यानी कि आवेशित करने की प्रक्रिया को समझेंगे, यानी कि मेथड्स ऑफ चार्ज को समझेंगे। किस वस्तु को आप किस तरह से चार्जिंग कर सकते हैं और कितने तरह से कर सकते हैं, ओके। और इसमें यह भी पढ़ेंगे कि चार्ज और ये मास, इसके बीच का डिफरेंट क्या होता है। और इसमें छोटा सा टॉपिक आता है आपका वर्क फंक्शन, इसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे आवेशित करने की प्रक्रिया, ओके। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है आवेशित करने की प्रक्रिया। जैसे मैं हर बार बताती आई हूं आपको कि स्टार्ट मार्क लगाते हुए हर एक टॉपिक को आपको लिखना है, तो आपको वैसे ही लिखना है आवेशित करने की प्रक्रिया, ओके। तो सबसे पहले आवेशित करने की प्रक्रिया हम यहाँ पे किस चीज को पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन। जब दो चीजों को हम रगड़ते हैं आपस में तो किससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और किससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, और चार्ज क्या होता है, उस चीज को अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास कोई दो वस्तु है, मान लीजिए मेरे पास ये एक ब्लैक मार्कर है और एक ब्लू मार्कर है, ठीक है। और आप इन दोनों चीजों को जब आपस में रगड़ते हैं, एकदम रगड़ते हैं, तो इन दोनों वस्तुओं के बीच एक हीट जनरेट होता है, एक ऊष्मा जनरेट होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु पे आता है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि आप मान लीजिए कि कोई दो वस्तु लिए, ए नाम का कोई एक वस्तु और दूसरा बी नाम का कोई वस्तु, इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, फ्रिक्शन करते हैं। और एक बात, आपने कभी भी अपना हथेली को ऐसे करके रगड़ा है, जब आपको ठंडा लग रहा होगा, ठंडी के दिनों में आपने ऐसे ऐसे करके हाथ को रगड़ा होगा, हाथ को रगड़ने की वजह से इसमें एक हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपका हाथ गर्म होता है, हाथ गर्म होता है तो उससे भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक समझ गया। अब उसी तरह ये भी चीजें होती है, वही प्रोसेस इसमें भी होती है। कैसे होती है कि ए और बी, ये कोई दो अलग अलग पदार्थ से बना वस्तु होता है, इन दोनों को आपस में हम जैसे ही रगड़ते हैं तो ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी पे चले जाती है, जिससे कि ए आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बी वस्तु आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो किससे इलेक्ट्रॉन निकला, वस्तु ए से। और आप लोग अगर सोच रहे हैं कि दोनों पे हीट जनरेट किए तो वस्तु ए से ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, भाई बी से क्यों नहीं निकला इलेक्ट्रॉन, तो वो भी चीज को समझाते हैं। इस चीज को समझने से पहले आपको एक टॉपिक समझना होगा, वो टॉपिक है आपका वर्क फंक्शन, ठीक है। तो वर्क फंक्शन आपको समझनी होगी। तो सबसे पहले आप वर्क फंक्शन को क्लियर कीजिए। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ए नाम का कोई वस्तु है, इससे इसको इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए इस वस्तु से आपको इसमें कम से कम कितना एनर्जी देनी होगी, आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें ऊर्जा देना होगा, तब जाके इस वस्तु से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप इस पे एनर्जी देंगे तब जाके इस वस्तु से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो इसमें मानना है आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी है और इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी है। इसको निकलने के लिए चार्ज से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा और इससे एनर्जी निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें एनर्जी देनी होगी, ठीक है। तो आप इसको जैसे ही सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं तो इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दीजिएगा एनर्जी न्यूनतम से न्यूनतम, तब जाके इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे पहले देंगे हम, तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, उससे भी नहीं निकला इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, उससे भी नहीं निकला इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, उससे भी नहीं निकला। जब हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए ना, तब जाके इससे मेरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पर इसको कम से कम इतना एनर्जी मिल गया, तब जाके ये इससे अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। उसी तरह इस वस्तु को भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया, तब जाके इससे इलेक्ट्रॉन निकला। और इसको निकालने के लिए आपको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ता, तो उससे पहले तो आपको 5 आता है ना, इसीलिए ए नाम का वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के बी पे गया, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको सारी चीजें। और ए से निकलने की वजह से इस पे चार्ज आया पॉजिटिव और ये लेने की वजह से इस पे चार्ज आया नेगेटिव। तो उसका डिफिनेशन लिखना कैसे है आपको वो समझना है। देखिए
ये वस्तु यानी कि इसमें कम कार्य फलन वाले वस्तु था ये, तब जाके ये आपका इस पे इलेक्ट्रॉन आया अधिक कार्य फलन वाले वस्तु से, जिसपे कम कार्य फलन वाले वस्तु पे चार्ज क्या आया आपका पॉजिटिव। और कम कार्य फलन कहने का मतलब है मेरा जिसमें कि कम वर्क फंक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें कम वर्क फंक्शन है। देखिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम है और ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी लग रहा है। तो वही बोला गया है कि जब दो अलग अलग पदार्थ से बनी वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो आपका कम कार्य फलन वाले वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर अधिक कार्य फलन वाले वस्तु पे पहुंच जाती है, जिस वजह से आपका कम कार्य फलन वाले वस्तु पे चार्ज पॉजिटिव आता है और अधिक कार्य फलन वाले वस्तु पे चार्ज नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं अभी हम, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं एक रफ में, क्योंकि रफ डायग्राम आपको ज्यादा याद होगा। मेरे साथ ये होता था कि मेरे साथ ज्यादा रफ डायग्राम याद होती थी, ठीक है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है, जिसके साथ ये होता है तो आप इसको नोट कर ले, नहीं चाहे तो हम इसको भी क्लीन कर देते हैं, ठीक है। इस चीज को हम क्लीन कर रहे हैं। अब हम बात कर लेंगे आप लोगों को लिखना है इसका डिफिनेशन कैसे, ठीक है, घर्षण का। तो घर्षण का डिफिनेशन लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे इस लाइन को आपको छोड़ना, इसके जस्ट नीचे से आपको स्टार्ट करना है। जब दो अलग अलग पदार्थ से बनी वस्तु को आपस में रगड़ी जाती है तो क्या होता है, कम कार्यफलन वाले वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर अधिक कार्यफलन वाले वस्तु पे पहुंच जाती है। अधिक कार्यफलन वाले वस्तु पर पहुंच जाती है, ठीक है, पहुंच जाती है, जिससे क्या होता है, कम कार्यफलन वाले वस्तु पे चार्ज आपका धनावेश आता है और अधिक कार्यफलन वाले वस्तु पे चार्ज आपका ऋणावेश आता है। तो आपको लिखना है जिस वजह से, जिसके कारण कम कार्यफलन वाले वस्तु पर धनावेश तथा अधिक कार्यफलन वाले वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न होती है, ठीक है। क्या बोले इसका डेफिनेशन कि जब दो अलग अलग पदार्थ से बनी वस्तु को आपस में रगड़ी जाती है तो कम कार्यफलन वाले वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर अधिक कार्यफलन वाले वस्तु पे पहुंच जाती है, जिससे क्या होता है कि कम कार्यफलन वाले वस्तु पे आपका चार्ज पॉजिटिव हो जाता है यानी धनावेश हो जाता है और अधिक कार्यफलन वाले वस्तु पे चार्ज आपका क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये डिफिनेशन, आपको कितना इजी था ना इसका डिफिनेशन। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। वो टॉपिक होगा आपका कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन, ओके। तो आप लोगों ने इसका नोट डाउन कर लिया, इसको हम क्लीन कर देते हैं। वर्क फंक्शन, सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है अब वर्क फंक्शन का, ठीक है। वर्क फंक्शन का हेडिंग लगाना है, स्टार मार्क देते हुए यहाँ पे लिखना है आपको कार्यफलन, ठीक है, कार्यफलन। अब हम आपको थोड़ी देर पहले कार्यफलन के बारे में थोड़ा सा बताए थे कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलने की आवश्यक ऊर्जा को कम से कम मात्रा को हम लोग क्या नाम देंगे, वर्क फंक्शन। तो वही डेफिनेशन आपको लिखना है। डेफिनेशन क्या लिखना है कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलने की आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को
क्या कहते हैं हम, कार्यफलन कहते हैं। इसका डिफिनेशन एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, ये ए नाम का कोई वस्तु था, इसको इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कम से कम कितना हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए थे, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस पे जब एनर्जी देंगे तब जाके इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। यानी कि कम से कम आपको कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाके आपका इससे एनर्जी क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसका डिफिनेशन क्या बोले, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलने की आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्यफलन, ठीक है। तो वही डिफिनेशन आपको लिखना है अभी। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलने की आवश्यक ऊर्जा के न्यूनतम मात्रा को कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। इसको डिनोट किस चीज से किया जाएगा भाई, इसको डिनोट किया जाएगा फाई से। तो यहां लिखना है आपको ये भी कि इसे फाई द्वारा सूचित की जाती है, इसे फाई द्वारा सूचित की जाती है। और इसका एसआई यूनिट का बात करें तो इसका एसआई मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका एसआई मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, तो आपको फटाक से आंसर देना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल, ठीक है। और इसको आपको घेर लेना है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है 1 मार्क्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2026 में पूछ दिया गया है, तो 2027 में पूछने का बहुत ही कम चांस रहता है कि 2027 में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। लेकिन 95% लेकिन नहीं पूछेगा, 5% का चांस है कि पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं और ये आपसे हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि 100 में से 100% मार्क्स लाएं, तो वो 5% में ये भी तो आता है, तो इसको भी आपको नहीं छोड़ना है। भले ये 2026 में पूछ दिया है, क्या पता 2027 में पूछ दे, ठीक है। वो आप एक बात और एक समझिए, आपका अगर बोर्ड कोई सा भी हो, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आपका कोई सा भी बोर्ड हो, आपको बोर्ड पे नहीं जाना है, आपका अगर टॉपिक मैच हो रहा है, आपका सिलेबस मैच हो रहा है, तो आप बेझिझक होकर सारी चीजें पढ़ सकते हैं। एग्जाम में आपका मार्क्स जरूर आएगा अच्छा, ठीक है। देखिए, बस चैप्टर का जो मार्क्सिंग होता है ना, जैसे ये एग्जैक्ट बोर्ड में पूछा जाता है 9 से 10 मार्क्स, कभी 8 मार्क्स ऐसे करके पूछ दिया जाता है। हो सकता है यूपी में कभी ज्यादा पूछ दे, कभी कम पूछ दे, वैसा कुछ हो सकता है। मार्क्सिंग का बस डिफरेंट होता है इसमें, और टॉपिक सिलेबस सारा सेम ही रहता है। तो कोई भी बोर्ड है, आप बिल्कुल बेझिझक होके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेंगे कि चार्ज और मास के बीच का डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो आप फटाफट इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि चार्ज और मास का डिफरेंट के बारे में। इस चीज को अब हम क्लीन करते हैं, बताते हैं हम चार्ज और मास के बीच का अंतर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है चार्ज और मास, यानी कि आवेश तथा द्रव्यमान के बीच का अंतर। आवेश तथा द्रव्यमान के मध्य अंतर, ठीक है। अंतर आपको निकालना है किसका, चार्ज और मास के बीच का, ठीक है। तो आपको अंतर निकालने से पहले एक चार्ट बनानी होगी, जिस चार्ट को आपको चार्ट लेना है पूरा। क्यों हम बता रहे हैं ये चीजें, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को कंप्लीट तरीके से समझ पाते हैं ना, तो ये डायरेक्ट आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि द्रव्यमान तथा आवेश में अंतर बताएं, ठीक है। 2 मार्क्स में, बस मात्र आपका 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो हम इसको अभी क्लियर तरीके से आपको समझाते हैं कि इसका डिफरेंट क्या निकलता है चार्ज और मास में, द्रव्यमान, ठीक है। तो सबसे पहला आपका आएगा कि चार्ज धनावेश, ऋणावेश तथा शून्य हो सकती है, बट द्रव्यमान सिर्फ और सिर्फ धनावेश होती है। कैसे होती है भाई, हम आपको बताए थे यूनिट 1 जैसे स्टार्ट किए थे आपका क्लास 1 में, उसमें हम आपको क्लियर कराए थे कि जो चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और प्रोटॉन का चार्ज बताए थे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और न्यूट्रॉन का बताए थे आपको कि 0 होता है। यानी कि चार्ज पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था, शून्य भी था, लेकिन मास का जब भी बोले
है, तो इलेक्ट्रॉन का मास बोले तो वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg था, और प्रोटॉन का मास जब किए थे तो वो भी 1.6 इंटू 10⁻, कितना था, -27 kg था। तो ये वैल्यू पॉजिटिव था, बट जितना भी सारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज का बात किए थे वो सारा वैल्यू कभी पॉजिटिव होता था, कभी नेगेटिव होता था, तो कभी शून्य होता था, लेकिन चार्ज हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहला लिखना है कि आवेश आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। ओके, और दूसरा आपको लिखना है कि द्रव्यमान धनात्मक होती है। नेक्स्ट बात करें कि आपका ये चार्ज जो होता है ये हमेशा अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, यानी कि चार्ज हमेशा अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये आपको दूसरा लिखना है। और इसमें आप दूसरा लिखना है कि ये अपने चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड उत्पन्न करता है। ठीक है, और इसका आपको सेकंड लिखना है। आपको सेकंड क्या लिखना है कि आवेश हमेशा अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि द्रव्यमान हमेशा क्या करता है, अपने चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपको लिखना है कि चार्ज जो है वो मास के बिना संभव नहीं है, यानी कि चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता है। आपको तीसरा लिखना है कि आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो आवेश के बिना संभव है। द्रव्यमान आवेश के बिना संभव है। कैसे संभव है अभी क्लियर कराते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप ए नाम का कोई वस्तु है, इस पे 10 कूलम यानी कि चार्ज इस पे 10 कूलम है, और दूसरा आप समझ लीजिए इसका वेट जो बोला जाए द्रव्यमान, इसका मास है 2 kg। ठीक है, आप जैसे ही आगे इसको लेके जाएं, इसको जब गति कराएं, तो इसका जो मास होता है हो सकता है इसमें चेंज हो जाए, कभी घट भी जाए कभी बढ़ भी जाए, ज्यादातर तो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। बट ये जो 10 कूलम है ना, ये चार्ज का हमेशा जो है आपका वस्तु ए पे वही रह जाएगा, चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। ये मास आपका चेंज हो सकता है, भले ये 2.1 kg हो जाए, लेकिन आपका चार्ज जो है वही रह जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या बोले हम कि आवेश द्रव्यमान के बिना रह सकता है, लेकिन द्रव्यमान आवेश के बिना भी संभव है, लेकिन आवेश द्रव्यमान के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन द्रव्यमान बोलता है हम तेरे बिना रह सकते हैं। ठीक है, किसके बिना, चार्ज के बिना, और ये चार्ज मास के बिना संभव नहीं है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। आपको नेक्स्ट लिखना है चौथा, और वो आपका फोर्थ होगा डिफरेंट। यही लिखना है आपको कि जब आवेश गति करता है तो उसका द्रव्यमान में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, बट जब मास गति करता है ना तो उसका द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। अभी तुरंत आपको बताया हम। आपको लिखना है तीसरा, फोर्थ क्या लिखना है आपको कि आवेश गति के साथ परिवर्तित नहीं होती है, और जो द्रव्यमान है वो गति के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है। द्रव्यमान गति के साथ परिवर्तित होती है। ठीक है,
द्रव्यमान क्या होता है, गति के साथ परिवर्तित होता है, जबकि चार्ज गति के साथ परिवर्तित नहीं होता है। और अब इसमें देखेंगे एक न्यूमेरिकल्स की, जब द्रव्यमान गति के साथ परिवर्तित होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, और वो फॉर्मूला के बेसिस पे हम आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आपको सबसे पहले उसके पहले न्यूमेरिकल्स के पहले एक छोटा सा एक टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि घर्षण जब करते हैं दो वस्तु में तो कौन सा वस्तु पॉजिटिव होता है, कौन सा वस्तु नेगेटिव होता है, उसमें भी आपको हम एक चार्ट देंगे। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना। अब इसको क्लीन कर देते हैं। अब बात कर लेंगे घर्षण की प्रक्रिया में धनावेशित तथा ऋणावेशित पदार्थों का जोड़ा। जब हम फ्रिक्शन करवाते हैं कोई दो पदार्थ में तो कौन सा पदार्थ का जोड़ा लगता है, उस चीजों के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आपको हेडिंग क्या लगानी है, हेडिंग लगानी है घर्षण की प्रक्रिया में धनावेशित तथा ऋणावेशित पदार्थ का जोड़ा। ठीक है, जोड़ा आपको लगाना है कि कौन कौन सा जोड़ा ऐसा मैच करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है धनावेश और यहाँ पे आपको लिखना है ऋणावेश। ओके, जैसे आपने यहाँ पे धनावेश लिखा, दूसरा लिखना है आपको ऋणावेश। फर्स्ट आपका आएगा यहाँ पे बाल, आपका बाल। ठीक है, बाल को जब कंघी के साथ जब आप नहा धो के जैसे ही निकलते हैं बाहर शैम्पू करके, ठीक है, आपका बाल जब सूखता है तब आप अपना बाल झाड़ते हैं, तो बाल झाड़ते हैं तो कभी कभार देखते होंगे बाल के साथ क्या होता है, जब कंघी भी चिपकने लगता है, तो यानी कि बाल का इलेक्ट्रॉन कंघी पे निकल कर चले जाता है, जिस वजह से आपका बाल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और आपका कंघी जो होता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। यानी कि कंघी का बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऋणावेश होगा। ठीक है, अब उसी तरह और एक एग्जाम्पल है आपका कांच का छड़, कांच का छड़, और इसमें आप रेशम का कपड़ा ले लीजिए, सूती का कपड़ा, जिसको रेशम का कपड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को भी आप जब रगड़ते हैं तो आपका कांच का छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम का कपड़ा पे आता है, जिस वजह से कांच का छड़ आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और रेशम का कपड़ा आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, थर्ड आपको उसी प्रकार से लिखना है बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल और एबोनाइट छड़, एबोनाइट छड़। बिल्ली की खाल और एबोनाइट छड़ को जब आप रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल के आपका एबोनॉइड छड़ पे जाता है, जिस वजह से बिल्ली की खाल आपको पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा एबोनॉइड छड़ पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड। आप थर्ड तो हो गया, अब बात कर लेते हैं फोर्थ का। फोर्थ में आपका हो जाता है ऊन। ऊन को जब आप रगड़ते हैं प्लास्टिक का छड़ से या फिर किसी एम्बर से तो आपका ऊन का छड़ हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, ऊन हो जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और आपका प्लास्टिक का छड़ यानी कि प्लास्टिक का छड़ ये आपका हो जाता है ऋणात्मक चार्ज यानी कि ऋणावेश चार्ज। ठीक है, तो किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव चार्ज आए वो सारी चीजें तो आपने समझ गई। अब देखो आपको ये चीजें डिस्कस हम क्यों करा रहे हैं, ये चीजें आपको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इससे ना डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ये तो बिहार बोर्ड में इससे ज्यादा इस चार्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड के हैं तो उसको तो ये चार्ट तो रट ही लेना है। ठीक है, अब वो चाहे तो अपना प्रीवियस ईयर में मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, पूछ लिया गया है, पूछा जाएगा तो वो है ही, पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आपको ये सारे चीजों को चार्ट लेना है ताकि एग्जाम में इसका टेस्ट आपको नहीं भूलना है। एग्जाम में जैसे बैठे तो आप फटाफट इसका टेस्ट आपको पता हो कि ये होता है, ये होता है, तो आप फटाफट आंसर दे सकते हैं। तो आप ये यहाँ पे VBI लगा लीजिए इस टॉपिक को। ठीक है, कि जब घर्षण कराते हैं तो कौन सा वस्तु पे पॉजिटिव और कौन सा वस्तु पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हम बात कर लेंगे, आपका नेक्स्ट जो होगा वो न्यूमेरिकल होगा। वो न्यूमेरिकल होगा किसका, जब द्रव्यमान गति करता है तो उसका परिवर्तन होता है तो वो फॉर्मूला क्या निकलता है, उन सब चीजों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्लीन करते हैं। अब बात कर लेंगे फॉर्मूला के बारे में। हेडिंग क्या लगानी है आपको, हेडिंग लगानी है गति के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन।
गति के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन का सूत्र। ठीक है, सूत्र फॉर्मूला क्या निकलता है गति के द्रव्यमान की। जब गति करता है तो द्रव्यमान में जो भी परिवर्तन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूला को भी हम बताने वाले। तो एम भी इज इक्वल टू होता है एम नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस भी बाय सी का होल स्क्वायर। एम बी इज इक्वल टू क्या होता है, एम नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस भी बाय सी का होल स्क्वायर। अब हम आपको बता दें कि एम बी क्या होता है, एमओ क्या होता है, भी क्या होता है और सी क्या होता है। इस चीज को अभी हम डिस्कस कराने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है एम भी, उसके बाद आएगा आपका एम नॉट, उसके बाद आएगा भी, उसके बाद आएगा सी। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अभी हम लिख देते हैं। ओके, तो आपको सबसे पहले लिखना है एम बी। एम बी जो है वो आपका गतिज द्रव्यमान है, जब मास गति कर रहा हो तब का बात कर रहा है, यानी कि गतिज द्रव्यमान। ओके, गतिज द्रव्यमान। नेक्स्ट है आपका एम नॉट, ये है विराम द्रव्यमान। और नेक्स्ट है आपका भी का बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई कण का चाल, यानी कि कोई भी पार्टिकल्स का चाल क्या होगा वो बात कर रहे हैं, यानी कि कोई कण ले लें उसका चाल। ठीक है, और तीसरा है फोर्थ है आपका सी, जिसको बोलते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल। ठीक है, सब चीजों को आपने समझ लिया कि कौन सा गतिज द्रव्यमान है, कौन सा विराम द्रव्यमान है, कौन सा भी है, कौन सा चाल है। ये सारी चीजें को आपने बहुत ही इजी तरीके से समझ लिया। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आपको इसका न्यूमेरिकल पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्लीन करते हैं, इसका न्यूमेरिकल का बात कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स में कैसा पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन अभी हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कण का द्रव्यमान, किसी कण का द्रव्यमान कितना है, कोई भी कण है उसका द्रव्यमान है आपका 5 kg, और वो क्या कर रहा है, प्रकाश की चाल से गति कर रहा है। कितना कह रहा है कि क्वेश्चन कि किसी कण का द्रव्यमान है 5 किग्रा, और यदि प्रकाश की गति से, यदि प्रकाश की क्या कहता है, यदि प्रकाश की चाल से, यदि प्रकाश की क्या करता है, यदि प्रकाश की चाल के एक चौथाई चाल से गति कर रही हो तो उसका गतिज द्रव्यमान ज्ञात करें। गतिज द्रव्यमान यानी कि आपसे पूछा क्या है, एम भी, गतिज द्रव्यमान ज्ञात करें। ठीक है, मैं आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी देती चलूंगी। जिस टॉपिक में आपका न्यूमेरिकल मुझे लगेगा बताना चाहिए उस टॉपिक में आपको न्यूमेरिकल बताऊंगी, एक भी टॉपिक में छोड़ूंगी नहीं, और उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स होगा वो सारी चीजों को मैं डिस्कस करते हुए चलूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया है, हमको दिया क्या गया है वही यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, सबसे फर्स्ट हमको क्या दिया है, यहाँ पे एमओ दिया है, 5, यानी कि एम नॉट बोलते हैं इसको, एम नॉट दिया है 5 kg, और यहाँ पे हमको चाल कितना दिया है, यानी कि बोले तो आपका भी कितना दिया गया है, भी दिया गया है हमको प्रकाश की चाल का 1/4, प्रकाश की चाल यानी कि सी का बात क्या है, और उसका 1/4 यानी कि c/4। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, गतिज द्रव्यमान, यानी कि आपसे पूछा है एम भी इज इक्वल टू वाट। तो कैसे बनाएंगे, इसको स्टार्ट करते हैं बनाने का। आपने यहाँ तक तो सारी चीजें समझ लिया, मैं इसको थोड़ा साइड लिख देती हूँ ताकि आप लोग का इधर न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एमओ दिया है, कितना दिया है, एम नॉट दिया गया है आपको 5 kg, और अगर बात करें भी का तो भी दिया है c/4, और अब बात करते हैं आपका एम बी का, तो आपको एम भी दिया गया है नॉट, यानी कि इसको वाट,
आपको ज्ञात करना है एमबी पूछा गया है, इसका मान गिवन नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा बोर्ड छोटा है, आप लोग कॉपी में लाइन नहीं दीजिएगा, आप पूरा सीधे एक बनाते चलना है। ठीक है, तो मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए मैं आप यहाँ पे लाइन दे दी। तो आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा कि वो फॉर्मूला क्या है, एम बी बराबर हम पढ़े हैं एम नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस भी बाय सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला में पुट कर देना है। आपको एम नॉट कितना दिया है 5 kg, और बात करें रूट अंडर 1 माइनस भी कितना दिया गया है आपको सी बाय 4, और यहाँ पे तो सी पहले से है तो यानी कि सी नीचे दे देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आपने जैसे इसका होल स्क्वायर किया, आपका नेक्स्ट और एक स्टेप आएगा, वो होगा 5 बाय रूट अंडर 1 माइनस ये सी से ये सी नहीं लग रहा है कि कट जाएगा, सी बाई सी इज इक्वल टू 0 कट के। ओके, तो आपका यहाँ बन जाएगा 1/4 इसका होल स्क्वायर का बात किया है। ठीक है, तो c/4 का इसका होल स्क्वायर आप जैसे ही इसको आप कीजिएगा, तो उसके बाद आप रूट को इसको जैसे खत्म करते हैं, तो आपको सबसे पहले एलसीएम लेनी होगी, उसके बाद जाके आपका रूट खत्म होगा। ठीक है, तो आप जैसे इसका होल स्क्वायर किए हैं, आपका यहाँ पे होल स्क्वायर का बात किया है, तो एम भी इज इक्वल टू आप 5 बाय रूट अंडर 1 माइनस 1/16 हो जाएगा आपका। ठीक है, हो जाएगा 1/16, क्योंकि 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो अब 16 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो अब बात कर लेते हैं एम बी बराबर आपका 5 बाय, यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 16, और 16 माइनस 1 करते हैं तो आपका ये रूट हो जाता है, और एम बी इज इक्वल टू 5 बाय, ये 16 में से 1 गया तो यहाँ पे आपका कितना बचा 15/16। तो आप 16 का रूट जैसे करेंगे तो ये 4 का होता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तब जाके 16 होता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा आपका। तो एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 बाय रूट 15/16। तो आप इसको जैसे ही ऊपर लेके मल्टीप्लाई करते हो तो एम बी इज इक्वल टू आ जाता है 20 बाय रूट 15 कितना केजी। ठीक है, यहाँ पे गति द्रव्यमान बोला था इसलिए मास का बात किया है, इसलिए यहाँ पे केजी लगाए। ठीक है, क्लियर हो गया इसका, आपने समझ लिए कि एम बी इज इक्वल टू 20 बाय रूट 15 केजी कैसे आया। यहाँ तक का आपको पूरा न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये न्यूमेरिकल आपको 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया, अब आप इसको फटाफट चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।